नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है देश की 4 बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाने का। क्या 80 सीट कंफर्म? बीजेपी क्यों बम बम? स्टार के साथ खट्टर, अहीर पिक्चर क्लियर। सुलग रहा बिहार, कुछ कीजिए कुमार। छप्पन करोड़ का कर 24 घंटे में कैसे खत्म? तो देश और दुनिया की 40 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपने देखी और अब वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों की पड़ताल करने का। सबसे पहले आज बात होगी उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त सियासत की। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी 80 की 80 सीट पर जीत का दावा ठोक रही है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से होगी, जहां एल्विश यादव स्टार तो हैं ही, मगर क्या वो अब पॉलिटिकल स्टार भी बनने की राह पर हैं? ऐसा है क्या? तीसरी खबर है बिहार से, जहां एक बार फिर अपराध चरम पर पहुंच चुका है और सुशासन बिल्कुल ढर्रे पर आ गया है। आज की आखिरी खबर होगी आपसे, हमसे और हम सबसे जुड़ी हुई कि आखिर कैसे सांसद साहब का कर्ज महज 24 घंटों में माफ हो गया। क्या ये कमाल हमारे और आपके साथ भी हो सकता है क्या? इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तैनात हैं जो हमें जानकारी देंगे सीधा ग्राउंड से। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे कि उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश में किसके जोर में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है। सचिन कुमार हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे एल्विश यादव क्या नेताओं के पॉलिटिकल टूल बन सकते हैं क्या। शशांक का रुख करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार के कदम की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। और सनी देओल के मुंबई वाले बंगले पर कर्ज को लेकर जो गदर मचा हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट मृत्युंजय सिंह मेरे सहयोगी हमसे शेयर करेंगे। सबका रुख एक एक करके करेंगे और इन खबरों की पड़ताल पूरी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिग्गजों ने किस तरीके से ताकत झोंक दी है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। अलीगढ़ में बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर यह बड़ा आयोजन किया गया। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल हुए और 24 में 80 सीटें बीजेपी की झोली में डालिए, ये अमित शाह ने वहां पर कहा। 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से अब सियासी सरगर्मी दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर भी इसी जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से ही आपको बता दें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का ओबीसी सम्मेलन, एसपी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जूता फेंका गया। एसपी कार्यकर्ताओं ने शख्स की पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है और इसकी जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो ओबीसी सम्मेलन था, बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से जूता फेंका गया। तस्वीरें आपके सामने। एसपी कार्यकर्ताओं ने तुरंत उस शख्स को पकड़ा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस आरोपी को अपने हिरासत में लेकर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश की ये सियासी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 2024 फतेह की तैयारी और बीजेपी का ये हिंदू गौरव दिवस। उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्म दिखाई दी आज। एक तरफ अलीगढ़ में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। आज के दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया, जिसमें शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस मंच से बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की हुंकार भरी। दूसरी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां लखनऊ में पार्टी की तरफ से ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन यहां पर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक शख्स ने जूता फेंक दिया। तो ये 2 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से आज, और कैसे अब सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है उससे जुड़ी हुई। संजय का मैं रुख कर लेती हूं। संजय, सबसे पहले तो आज बीजेपी ने जिस तरीके से एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया और हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया ये दिन,
लेकिन जो 80 सीटों को लेकर दावा किया गया है, इसका आधार क्या है? देखिए, ये बात दीगर है और ये सभी को अच्छे तरह से पता है कि यूपी को फतेह किए बगैर दिल्ली फतेह करना मुश्किल है, दिल्ली की सत्ता हथियाना मुश्किल काम है। और इसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो भी पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं 2019 के, तो जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी उन सभी पर जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री हैं या जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सबको लगाया गया है और बहुत ही बारीक विश्लेषण किया जा रहा है। एक एक बूथ की जानकारी जुटाई जा रही है, जिन जिन बूथों पर वो हारे हैं। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई गई है। और वहीं अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज पूरी तरह सियासी मंडे हम कह सकते हैं इसको। जिस तरह से कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। कल्याण सिंह लोध जाति से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोध जाति का ठीक ठाक दबदबा है। तो पिछड़ी जाति पर दांव लगाने के लिए हर कोई आतुर है। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप देखेंगे तो पिछड़ी जाति के कई मंत्री बनाए भी गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी हाल में इसीलिए एनडीए के साथ शामिल किया गया और उनको मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान को भी जोड़ा गया है, घोसी से उनको टिकट भी दिया गया। तो ये सारे पिछड़ी जाति का जो समीकरण है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी भी अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। पीडीए की जो बात अखिलेश यादव करते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी क्रम में वो आगे बढ़ रहे हैं। आज लखनऊ में उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया जिसमें पिछड़ों के कई बड़े नेताओं को बुलाया और उसमें वहाँ पर ये अलग बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जिस तरह की हरकत हुई, किसी शख्स ने उन्हें जूता फेंक कर मारा, लेकिन इसको भी हथियार वो बनाएंगे और बताएंगे किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों की बात ही कर रहे हैं, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उन पर इस तरह के हमले होने चाहिए। बिल्कुल संजय, और देखिए किस तरीके से देखिए अब लगातार लुभाया कैसे जाए, रिझाया कैसे जाए वोटर्स को, यही कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। आप रहिएगा मेरे साथ संजय। देखिए बीजेपी के हर दिग्गज ने 80 सीटों पर जीत का जो दावा किया है उसे एक बार पहले सुन लेते हैं। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। हम एक पक्का इरादा, पक्का संकल्प लेके जाएं कि पुनः एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक बना रहे। देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। दोनों हाथ तालियों पर। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। तो जीत की हुंकार भरते हुए बीजेपी के दिग्गजों को आपने सुना। तो जीत का दावा इधर भी है और तैयारी दूसरी तरफ भी, यानी कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है और इसे लेकर ओबीसी महासम्मेलन किया गया। संजय जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि इस सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या लाभ होगा इससे समाजवादी पार्टी को आगे। देखिए सिरीन, पीडीए की जो बात अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है। और पिछड़ों में भी अगर यादव मतदाताओं को किनारे रख दिया जाए तो अन्य जो पिछड़े मतदाता हैं उनकी भारी तादाद है, बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में मतदाता हैं। दलितों की बात करें तो दलित भी अच्छा खासा वोट बैंक है और अल्पसंख्यक, इन सभी को अगर जोड़ लिया है तो लगभग 75% जो टोटल मतदाता हैं उसमें ये पीडीए हैं। और इसी लिहाज से अखिलेश यादव इस समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं कि जो गैर यादव ओबीसी हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए और वो उनके जरिए जो 2024 की जीत का रास्ता है उसको सुगम करना चाहते हैं। और इसी लिहाज से आज उन्होंने कुशवाहा, साग के सैनी, काछी, इन जाति के जो बड़े नेता पूरे उत्तर प्रदेश के हैं उनको बुलाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह आयोजक इस पूरे कार्यक्रम के रहे और अखिलेश यादव इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी साफ तौर पर ये कहा गया है, जातीय जनगणना की बात जो लगातार कही जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावा किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी सरकार जातीय जनगणना कराएगी और ये एक बड़ा गेम है जिसको 2024 के चुनाव के लिहाज से खेला जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी बात की कौन है, कौन किस तरीके से अपनी पारी खेलेगा। आप रहिएगा मेरे साथ। लेकिन जैसे हम सम्मेलन की बात कर रहे हैं ना, आज उस वहां से एक तस्वीर भी निकल कर आई जब एक शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए यही वो तस्वीर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब वहां पर थे, कोई शख्स अचानक से आता है और जूता फेंकता है, हमला करता है जूते के द्वारा। हालांकि कार्यकर्ताओं की पकड़ में वो आ जाता है, उसकी पिटाई भी की जाती है और अब वो
पुलिस की हिरासत में भी है आरोपी युवक, जिसको लेकर अब पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वकील बनकर उसने एंट्री ली थी इस जगह पर, लेकिन अंदर जाकर जूता फेंका स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। ये तस्वीरें दोनों, दूसरी तस्वीरों में देखिए कैसे हंगामा हो गया। उस आरोपी शख्स को पकड़कर पीटने लग गए कार्यकर्ता, काफी नाराजगी का सामना उसे करना पड़ा। बाद में किसी तरीके से पुलिस ने बीच बचाव करके उस शख्स को अपनी हिरासत में लिया और फिर वहां से लेकर चली गई है। ये तस्वीरें उसी आयोजन की जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, ओबीसी महासम्मेलन के तौर पर। संजय, अब तो पुलिस की हिरासत में है ये शख्स, इसे लेकर क्या जानकारी, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्या कुछ निकल कर आया सामने? चलिए, संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम संजय का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर इससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर आप जरा देख लीजिए, किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। अब उस शख्स की नाराजगी क्या थी, इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन ये सम्मेलन क्यों हुआ, जैसा संजय ने आपको बताया कि सीधे तौर पर ये अब चुनावी तैयारी है, क्योंकि नजर सिर्फ और सिर्फ उस वोट पर है कि वो कहीं हाथ से निकल ना जाए, छिटक ना जाए या फिर दूसरी पार्टी के खेमे में ना पहुंच जाए। और इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी कोई पार्टी, हर कोई अपने अपने स्तर पर 24 की तैयारी कर रहा है। संजय मेरे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। संजय, आवाज आ रही हो तो बताइएगा, इस खबर पर क्या अपडेट है? हिरासत में लिया गया है युवक, क्या कुछ और डिटेल्स इसे लेकर? देखिए, आकाश सैनी नाम का युवक है और जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य इस पिछड़ा सम्मेलन में शरीक होने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच रहे थे, उनके एंट्री करते ही उनके समर्थक उनके आसपास आ गए और नारेबाजी करने लगे उनके पक्ष में। तभी यह युवक आकाश सैनी नाम का सामने आया, जिसने वकीलों की ड्रेस पहन रखी थी और उसने एक जूता निकाल करके स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर फेंका। जैसे ही उसने ये हरकत की, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जो भी उनके सहयोगी थे उन्होंने उसको पकड़ा, बुरी तरह पीट करके, और चूंकि सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पुलिस पहले से ही तैनात थी, उन्होंने उस युवक को अपने कब्जे में लिया और विभूति खंड थाने में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। अभी बहुत जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है पुलिस सूत्रों की ओर से कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व में रामचरितमानस को लेकर के, हिंदू मंदिरों को लेकर के जो बयान दिए थे, उसको लेकर ये युवक आया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से ये आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वकील क्या जूनियर है और उसने ये हरकत की है। तो साफ तौर पर उनका ये आरोप है कि भाजपा ने जानबूझ करके उनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार कराया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। और आइए बात करते हैं बिग बॉस विनर एल्विश यादव की। देखिए, पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं एल्विश यादव, एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि एल्विश यादव की अब पॉलिटिक्स में आने की चर्चा जोरों पर है। बिग बॉस OTT 2 विनर हैं एल्विश यादव। कल गुरुग्राम में सीएम खट्टर के साथ उन्होंने मंच शेयर किया था। एल्विश को देखने के लिए 3 लाख लोग वहां पर जुटे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वहां पर जुटना और ये मंच किस तरीके से देखिए वहां पर अपने आप में बड़ा हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर भी वहां पर थे। एल्विश यादव किसी पहचान के वैसे मोहताज नहीं है। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव सोशल मीडिया के स्टार तो हैं ही, लेकिन क्या एल्विश का पॉलिटिकल अवतार भी देखने को मिल सकता है? इस तरह की चर्चाएं इस वक्त काफी आम हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब एल्विश बिग बॉस OTT 2 विनर बने। कल हरियाणा के गुरुग्राम में कार्यक्रम में एल्विश शामिल हुए। यहां करीब 3 लाख फैंस एल्विश यादव को देखने के लिए पहुंच गए थे। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने एल्विश यादव की खूब तारीफ भी की। तो एल्विश यादव, जिनको लेकर चर्चा लगातार हो रही है और अब तो चर्चाएं उनकी पॉलिटिक्स में आने की भी हैं, जरा आपको समझाते हैं सोशल मीडिया का ये स्टार कैसे बना। एल्विश के फॉलोवर्स आप सबसे पहले देखिए, यहां पर देखिए इंस्टाग्राम पर यहां 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स सिर्फ इंस्टाग्राम पर हैं। यूट्यूब की बात करें तो 2 करोड़ फॉलोवर्स यहां एल्विश यादव के, फेसबुक पर 43 लाख और फिर ट्विटर जो अब एक्स है 6 लाख से ज्यादा, 6,24,000 के आसपास फॉलोवर्स यहां एल्विश यादव के हैं। सोशल मीडिया पर फाउंडेशन, गैर सरकारी संगठन, 5 रुपए में खाना लोगों को मुहैया कराया जाता है और बच्चों को फ्री पढ़ाई जाती है। गुड बुक है एल्विश यादव की, किस तरीके से वो समाज के लिए काम करते हैं। और अब देखिए शौक, क्योंकि शौकिया कितने मिजाज हैं एल्विश यादव, ये भी सभी जानते हैं। देखिए 1 करोड़ 50 लाख की गाड़ी उन्होंने ली, गुड़गांव में 4 मंजिला उनका मकान,
15 करोड़ का बंगला है, महीने की करीब 15 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, नेटवर्थ 40 करोड़ के भी पार है। और इसके अलावा कपड़े के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग के फाउंडर भी खुद एल्विश यादव हैं। एल्विश को सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए एल्विश यादव किस तरीके से स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी एल्ग्रो के भी फाउंडर हैं, वो 2 कंपनियों के फाउंडर भी हैं। तो एल्विश यादव कितना कमा लेते हैं, उनकी नेटवर्थ क्या है और कैसे अब वो हर किसी की पसंद बने हुए हैं, ये आपने समझा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आखिर क्यों एल्विश यादव में कुछ उम्मीदें खोज रही हैं, उन्हें क्यों आखिर पकड़ना चाहती हैं, समझने के लिए सचिन का रुख कर लेती हूँ। सचिन, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, 3 लाख फॉलोअर्स वहां पर सिर्फ एल्विश यादव को देखने के लिए पहुंच गए। समझा जा सकता है कि आखिर एल्विश यादव की अहमियत इस वक्त राजनीति में क्या है? जी शिरीन, बिल्कुल। और खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोग जो हैं किसी से मिलते हैं, कहां जाते हैं, उन सबके राजनीतिक मायने होते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एल्विस के प्रोग्राम में गुरुग्राम में पहुंचते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एल्विस मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में भी मिल चुके हैं, उनके सरकारी निवास स्थान पर। तो ये जो है, ये संदेश जो है अपने आप में जो है, इसमें से जो है पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो की जा सकती है। और खासकर ऐसे वक्त में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। बता दें कि हरियाणा में अगले साल जो लोकसभा चुनाव हैं उसके बाद जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हैं कुछ समय बाद। तो निश्चित तौर से जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, इस चीज को जरूर भुनाना चाहेंगे। और खुद एल्विस जो है इस चीज का उनके फॉलोअर्स में वोट बैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है सचिन, आगे इस पर हम बात करेंगे। अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हाजीपुर में पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुशासन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है और किस तरह एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, ये आपको जानकारी हम देंगे। बढ़ते क्राइम पर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। 24 घंटे में अलग अलग शहरों में वारदात लगातार देखी जा रही है। किस तरह से बिहार में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है, क्योंकि सरेआम लगातार अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कुछ, आप देखिए जरा। हाजीपुर में 21 अगस्त को किस तरीके से बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं और कैसे खुलेआम अंजाम देकर वारदात को वहां से निकल जाते हैं। ये तस्वीरें बताएंगी आपको कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ठेकेदार की एक जगह पर हत्या कर दी गई है। ये मोतिहारी की तस्वीर 20 अगस्त की आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 20 अगस्त को इसी तरीके की एक वारदात की गई, जहां रेस्टोरेंट में फायरिंग की गई और फिर हत्या किस तरीके से यहां बेगूसराय में भी की गई है। 20 अगस्त की तस्वीर वहां की भी आपके सामने है। दारोगा की हत्या कैसे कर दी गई, तो समस्तीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की यह घटना है जब 15 अगस्त को एक दारोगा की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक वकील समेत 3 लोगों की हत्या एक दूसरे मुजफ्फरपुर इलाके में की जाती है। तो लगातार ये क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहां खौफ नाम की कोई चीज नहीं बची है। कानून व्यवस्था, सुशासन कहा जाता है। देखिए कि सुशासन है बिहार में, तो क्या ये सुशासन है, सवाल ये उठता है। और अब इस पर राजनीति भी हो रही है। बिहार की क्राइम फाइल्स भी जरा आप जान लीजिए। प्रदेश में अपराध के जो आंकड़े सामने आए हैं, जरा उन पर एक नजर डालते हैं। ये 10 अगस्त 2022 से 19 अप्रैल 2023 तक का है। 2070 हत्याएं हो चुकी हैं इस दौरान। 700 हत्या का प्रयास किया जा चुका है। इसके अलावा 345 रेप की घटनाएं हो चुकी हैं और 144 अपहरण के मामले सामने आए हैं। 541 लूटपाट की वारदातें हो चुकी हैं। 258 गोलीबारी की घटनाएं बिहार भर से सामने आई हैं। चोरी 599 मामले चोरी के हैं, 132 हमले हो चुके हैं और रंगदारी के 59 मामले भी सामने आ चुके हैं। और ये एमओएस होम के हवाले से हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। 10 अगस्त 2022 से 19 अप्रैल 2023 तक किस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो देखिए 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। सुशासन में क्यों अपराध को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, आपको सुनवाते हैं। जेडीयू के लोगों का दिमाग खोखला हो गया है। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा है मणिपुर में, आप भी उनके प्रशंसक हैं। इसलिए कानून व्यवस्था तो मणिपुर में बहुत अच्छा है। 72 दिन के बाद FIR हो रहा है। क्या अपराध, बलात्कार, नरसंहार, ये बिहार के लिए एक सचमुच कहा जाए ये क्रूर मजाक है। गुंडा राज अगर जंगल राज
कोई कह रहा है बिहार के बारे में, इसका मतलब जितने लोगों को तो अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से अभी एक बड़ा मुद्दा जो है वो सुशासन सामने आने वाला है, क्योंकि सुशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या यही सुशासन है बिहार में। कानून व्यवस्था जो है वो डर्रे पर दिखाई दे रही सीधे तौर पर। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, हर एक दिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई ना कोई ऐसी घटना जो सीधे सीधे आपराधिक घटना हो जाती है, ये सामने आ रही है और ना तो कानून का खौफ है, वर्दी का खौफ बचा ही नहीं बिहार के अंदर। जी बिल्कुल, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है। पुलिस, पत्रकार, गवाह, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, कोई सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है। नीतीश के पास गृह मंत्रालय है, वही चीफ मिनिस्टर हैं, चाहिए कि वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करें और स्ट्रेटजी बनाएं कि कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। वो लगातार दिल्ली दौरे पर रहते हैं, 24 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बिहार के डीजीपी हैं RS भट्टी। जब ये बिहार के डीजीपी बने थे तो लोगों को उम्मीद थी कि ये कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। डीजीपी का बयान था पुलिस वालों को, उन्होंने कहा था कि आप अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो वो आपको दौड़ाएंगे। वो यही रहा है कि अपराधी जो है वो पुलिस वाले को दौड़ा रहे हैं। जो अररिया में पत्रकार की हत्या हुई थी तो सुपौल जेल और अररिया जेल से हत्या की साजिश रची गई। गैंगस्टर जेल में बैठा है और बाहर गुर्गे उसके जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। आम लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह जो है वो चरमरा चुकी है। जरूरी यही है कि क्राइम को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए, एक ठोस स्ट्रेटजी बने, लेकिन इस पर ध्यान न सरकार दे रही है न पुलिस दे रही है। जी, और शशांक, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में इस वक्त यही है कि कैसे अपराध को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सरकार के बस की बात तो नजर नहीं आ रही। नीतीश घूम घूम कर अपने कुनबे को यानी विपक्ष के मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की तरफ क्या उनका ध्यान नहीं जा रहा कि वहां क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, बिहार पर जिस तरह से उनको ध्यान देना चाहिए फिलहाल शायद वो नहीं दे रहे हैं। अगर टाइटली चीज़ों को लागू किया जाता तो इस तरह अपराध आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो नहीं होता। ये भी देखना होगा कि जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर डीजीपी खुद कितनी बार जा रहे हैं, इसका भी पता लगाना जरूरी है। हमने तो फिलहाल ऐसा भी हाल फिलहाल में जो है वो नहीं देखा है। पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग्स होती हैं, लगातार मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई सफलता फिलहाल मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अपराधी जो है वो पूरी तरह से बेखौफ है। नीतीश को भी निरंतर जो है बैठक करनी चाहिए। ये सब के बाद शायद जो है कुछ एक ठोस रणनीति बनेगी और ज़मीन पर कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि न लोग घर के अंदर सुरक्षित हैं न बाहर सुरक्षित हैं। जी, और मुख्य हत्यारों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है लंबा समय। टैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई, साफ दिख रहा है कि बेखौफ होकर बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं और मर्डर करके वहां से निकल जाते हैं। पुलिस तब पहुंचती है जब सब कुछ हो चुका होता है। क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक पहुंची पुलिस? देखिए, सुबह में वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे पैक्स अध्यक्ष, बाइक पे सवार होकर अपराधी आए थे और गोली मारकर वो फरार हो गए। पुलिस जो है बहुत देरी से वहां पे पहुंची है। गंभीर हालत में पैक्स अध्यक्ष को जो है वहां पे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस लगातार जो है गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है हाजीपुर मामले पे। और इसको लेकर सियासत भी काफी चरम पर है इस वक्त। साफ देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर कैसे नीतीश कुमार को, वहां की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कह रही है कि क्या ये जिस तरह से अपराध आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या यही मॉडल है कि क्या आप 24 चुनाव में जाएंगे जनता के पास कि मेरे राज्य में मेरे गवर्नेंस के दौरान अपराध आउट ऑफ कंट्रोल था। बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है कि आपको बिहार पर ध्यान देना चाहिए, बिहार नीतीश जी आपसे संभाल नहीं रहा, लेकिन आप दिल्ली दौरे पर हैं, विपक्ष को एकजुट करने पर लगे हैं। और बीजेपी शुरू से ये आरोप लगाती थी कि अब आरजेडी के साथ नीतीश आप सरकार बना ली है, इसलिए बिहार में जंगल राज आ जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज आ चुका है? वैसे जब एनडीए की सरकार थी आपराधिक घटनाएं तब भी होती थी, लेकिन इधर जो है घटनाओं में वृद्धि हुई है। जी बिल्कुल, और देखिए विपक्ष के लिए तो ये राजनीति के मुद्दे जाहिर तौर पर हैं, क्योंकि जिस तरह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल है और सरकार पर भी सवाल है कि आखिर बिहार संभल नहीं रहा क्या? बिहार में इस तरह की आपराधिक घटनाओं के पीछे की वजह क्या है और क्यों आखिर पुलिस कोई कंट्रोल इन अपराधियों के खिलाफ नहीं कर पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है बिहार के बेतिया से, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में महिलाओं समेत 6 से ज्यादा घायल हो गए हैं
और बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो पक्ष जो आपस में भिड़ गए और महिलाओं समेत 6 से ज्यादा उसमें जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर है बिहार से। देखिए, बिहार की हम बात कर रहे हैं और एक और बड़ी खबर इस बीच आ जाती है तस्वीरों के साथ। तस्वीरें भी आप देखिए कैसे बेतिया में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि जमीन का मामला है, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये कोई मामला है जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों के साथ कैसे एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। आप जरा देखिए तस्वीरें। कई लोगों के घायल होने की खबर है, महिलाएं भी उनमें शामिल हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फिर से वही सवाल कि आखिर बिहार में क्या लोगों को अब पुलिस पर, प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रह गया? शशांक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शशांक, बेतिया में भी अब इसी तरीके से एक खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी कि कैसे कानून का खौफ तो छोड़िए, कानून पर भरोसा भी नहीं, खुद ही हाथों में लाठी डंडे ले लिए। जी बिल्कुल, जमीन विवाद में ही बिहार में ज़्यादा हत्याएं हो रही है। विभिन्न पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, खुद हाथ में कानून को ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है मौके पर बहुत देरी से पहुंचती है, तब तक अपराधी भाग जाते हैं, पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती है। बेतिया ही नहीं, मैं आपको बात बताता हूं, पटना में भी एक खबर आई थी कि 30 दिन में 30 हत्याएं हुई हैं। ये राजधानी की बात है। तो पटना हो, हाजीपुर हो, सिवान हो, अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे बेतिया हो, हर जिले में अपराध जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और पुलिस पर जो है आम पब्लिक जो है पुलिस पर अब विश्वास करती नहीं है। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं अब विश्वास खो चुकी है। तो जरूरी यह है कि नीतीश जो है जल्द से जल्द कुछ उचित कदम उठाए, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी पूरे बिहार में। हो चुकी है शशांक, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि बिहार में कैसे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, बात करते हैं कि 56 करोड़ का कर्ज 24 घंटे में आखिर कैसे खत्म हो गया। बड़ी खबर आपको सबसे पहले इससे जुड़ी बता दें, नहीं नीलाम होगा अब सनी देओल का बंगला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई नीलामी पर रोक लगा दी है। 24 घंटे के अंदर बैंक ने अपना फैसला बदल दिया, टेक्निकल फॉल्ट का हवाला दिया। कल जारी हुआ था नीलामी के लिए नोटिस, लेकिन अब इसे 24 घंटे के अंदर बदल दिया गया है। जो ई नीलामी होनी थी उस पर रोक लगा दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, यानी कि अब सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होगा। लेकिन 56 करोड़ का कर्ज, इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं। सनी देओल के बंगले पर आखिर गदर क्यों मचा हुआ है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, गदर 2 की कमाई 500 करोड़ होने वाली है। दूसरी तरफ गदर 2 में सनी की फीस 20 करोड़। मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, जो जानकारी दे रही हैं, सनी की संपत्ति 120 करोड़, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि फिर आखिर क्यों नहीं चुकाए गए 56 करोड़? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों नोटिस भेजना पड़ा, और अब तो सवाल और भी उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, संसद में उपस्थिति 0 है सनी देओल की, बैंक लोन चुकाया नहीं, संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कोई काम कराया नहीं है, फिल्में बनाने में सिर्फ और सिर्फ व्यस्त हैं सनी देओल। ये सवाल यहां पर उठता है और इसीलिए अब जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक ने फैसला बदल दिया, उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है, इस पर बात करने के लिए और हमारे पास क्या डिटेल्स हैं, मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय। शिरीन, देखिए, बहुत चौंकाने वाला मामला है। हमारे और आपके साथ अगर ऐसी प्रक्रिया हो तो कितना अच्छा होगा कि बैंक हमारी बात 24 घंटे में ही सुलझा दे। लेकिन सनी देओल की बात है। कल सनी देओल के मामले में एक बड़े नामी अखबार में पूरा एक नोटिफिकेशन छपा, उसमें लिखा गया कि जुहू, जो कि मेरे ठीक पीछे सनी विला ये बंगलो है, इसको ऑक्शन किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। तारीख भी दे दी गई कि 25 सितंबर की दोपहर को इसे नीलाम किया जाएगा और 24 घंटे के भीतर ही उसी अखबार में नया नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा जाता है कि नीलामी नहीं होगी। और ये टेक्निकल गलती थी। इतने बड़े बैंक से इतनी बड़ी टेक्निकल गलती कैसे हो सकती है, ये सवाल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से पूछा, उसका जवाब भी आया है। और आप जवाब जरा सुनिए कि किस प्रकार की तैयारियां नहीं की गई थी और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, ये भी सवाल उठते हैं। जवाब में ये 3 बातें कही गई हैं। पहला ये बताया गया है कि सनी देओल ने जो लोन लिया था, इंटरेस्ट होता है, कितना पहले का चुकाया जा चुका है, ये हमारे पास आंकड़ा नहीं था जो हम स्पष्ट नहीं कर सके। पहली तकनीकी गलती। दूसरी तकनीकी गलती ये बैंक ने माना है कि हमें कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से परमिशन लेनी होती है कि यहाँ पर पहले वो कब्जा दिखाएं। आपको भी पता होगा, जब कोई चीज, कोई संपत्ति नीलाम होती है तो सबसे पहले वो बैंक के पोजीशन में आती है, फिर नीलाम होती है। यहाँ पर ये बैंक के पोजीशन में नहीं है, अभी भी यहाँ स्टूडियो पर काम चल रहा है। और तीसरा ये बताया गया है कि ये जो पूरी संपत्ति है, एक प्रक्रिया, चूंकि यहाँ पर कामकाज हो रहा है तो उनको एक नियम के अनुसार ही इसे वो सीज कर सकते हैं, यानी फिजिकली इसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। 3 प्रकार की तकनीकी खामियां बताई गई। और अब जो बताया जा रहा है कि आखिर किस वजह से बदला गया, वो भी कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है।
दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया है। आरोपी डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है। दिल्ली सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। आरोपी पर बुराड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और अब रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, साथ ही डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। इस पर और क्या जानकारी है, वरुण जैन हमें बताएंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। 376 पॉक्सो जैसी संगीन धाराओं में पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को इंतजार था जो पीड़िता है उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयानों का। आज जैसे ही बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए उसके बाद पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बेहद गंभीर आरोप थे। जो पीड़ित बच्ची थी वो लगातार बीमार चल रही थी, उसको जो शॉकिंग जो दौरे हैं वो पड़ रहे थे। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को शक हुआ और उन्होंने उसकी काउंसलिंग कराई। तब बच्ची ने ये बात बताई कि जब उसके पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी तब माँ ने इस बच्ची को जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके घर पर भेज दिया था। एज अ गार्जियन वो उसको अपने पास रखे हुए थे, लेकिन इसी दौरान अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक, जब तक ये बच्ची डिप्टी डायरेक्टर के घर पर उनके पास आई, तब तक इसका यौन शोषण किया गया। और इतना ही नहीं, जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी पत्नी ने इस दौरान जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी अबॉर्शन करने में मदद करी। तो बेहद गंभीर आरोप डिप्टी डायरेक्टर और उनकी पत्नी के ऊपर लगे थे। पुलिस ने काउंसलिंग करवाई और बच्ची के बयान दर्ज करे और अब आखिरकार डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।